मॉर्निंग, नमस्ते। आज आज का जो टॉपिक हमारा है, आज के वीडियो में हम लोग मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि मैदान क्या होता है, मैदान का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैदान का उद्भव कैसे होता है, किन आधारों पे मैदानों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के बाद कितने तरीके के मैदान होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो मैदान की अगर हम सामान्य बात करें, मैदान पृथ्वी पे द्वितीय श्रेणी का उच्चावच माना जाता है। पर्वत, पठार, मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, और कुछ मैदान जो है वो तृतीय श्रेणी के भी उच्चावच में आ जाते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में कौन सा मैदान है और तृतीय श्रेणी के उच्चावच में कौन से मैदान आते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। सामान्य परिभाषा देखें मैदान की, तो सामान्य परिभाषा की बात करें तो धरातल पे मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल एवं निम्न भूभाग को मैदान कहा जाता है। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल एवं निम्न भूभाग को मैदान कहा जाता है, जिसका ढाल न्यून होता है तथा ढाल सागर की तरफ होता है। ढाल सागर की तरफ ना हो तो फिर नदी उल्टी बहने लगेगी, तो ढाल न्यून होगा और ढाल जो होगा वो सागर की तरफ होगा। ऊंचाई के आधार पे हम देखें तो मैदान 150 मीटर तक के ऊंचे सपाट भाग को मैदान कहा जाता है। पठार वाले में हमने देखा था कि पठार की जो ऊंचाई होती है वो फ्रेंच और ट्रिवाथा के अनुसार 154 मीटर से जो 154 मीटर तक का ऊंचा भूभाग को पठार कहा जाता है। मैदान की ऊंचाई 150 मीटर तक मानी गई है। ऊंचाई के आधार पे मैदानों में अंतर आ जाता है। कुछ मैदान जो हैं वो समुद्र तल से भी नीचे होते हैं, जैसे हॉलैंड का पोल्डर्स का मैदान आप ले लें। हॉलैंड नीदरलैंड को कहा जाता है, तो हॉलैंड का पोल्डर्स का मैदान समुद्र तल से भी नीचा है। और मिसिसिपी का मैदान जो यूएसए में है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। तो ऊंचाई के हिसाब से भी मैदानों की स्थिति में काफ़ी अंतर होता है। मैदान के हम फॉर्मेशन की बात करें, जैसे कहा कि मैदान द्वितीय श्रेणी का भी उच्चावच होता है और तृतीय श्रेणी का भी उच्चावच होता है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रचनात्मक मैदान को लिया जाता है, और तृतीय श्रेणी का जो तृतीय श्रेणी का उच्चावच है उसमें अपर्दन के द्वारा जो मैदान बनते हैं या निक्षेपण के द्वारा जो मैदान बनते हैं, इनको तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है। रचनात्मक मैदान या पटल विरूपण मैदान जो है उसमें होता क्या है कि जो स्थल खंड होते हैं वो स्थल खंड या तो कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, जिससे मैदान का निर्माण होता है। या अगर पर्वतीकरण हो रहा हो, पर्वत जब बनता है तो पर्वत के आगे सामने का जो भाग होता है वहाँ पे नदियों के निक्षेपण से भी मैदान का निर्माण हो जाता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा का मैदान है, वो हिमालय के बनने के बाद जो सामने का भाग था वहाँ पे नदियों द्वारा निक्षेपण होता गया और मैदान का निर्माण हुआ। कुछ मैदान जो है वो भूसन्नति जो होती है, जो दो पहाड़ों के बीच का भाग होता है, उसमें वलन की क्रिया नहीं पड़ती है। मान लीजिए ये दो पहाड़ के बीच का भाग है, इसमें वलन की क्रिया नहीं पड़ी तो मैदान का निर्माण हो गया। तो ये हंगरी का मैदान जो है इस तरीके का मैदान में आता है। इसके अलावा सागर के पीछे जाने पे, रिट्रीट होने पे भी मैदान का फॉर्मेशन होता है, जैसे कच्छ का मैदान हो गया। तो ये सब तरीके हैं जो मैदान, जिससे कि मैदान का फॉर्मेशन होता है। हम मैदान के वर्गीकरण की बात करें तो मैदान का वर्गीकरण एक तो स्थिति के आधार पे किया जाता है। स्थिति के आधार पे भी मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक तो तटीय मैदान है और दूसरा है अंतः
स्थलीय मैदान। नाम से ही जाहिर है तटीय मैदान, तट के पास का हिस्सा का मैदान होगा। भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का मैदान हो गया, एड्रियाटिक सागर के पास मैदान हो गए, और अटलांटिक महासागर के पास तटीय मैदान हो गए नॉर्थ अमेरिका का। तो ये सब तटीय मैदान में आएंगे जो समंदर के किनारे हो। और दूसरा अंतःस्थलीय मैदान हो गया जो कि महाद्वीपों या देशों के अंदर में पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, यांग टिशियांग का मैदान। ये सब मैदान अंतःस्थलीय मैदान में आते हैं। दूसरा है निर्माण प्रक्रिया के आधार पे। निर्माण प्रक्रिया के आधार पे मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है रचनात्मक मैदान या पटल विरूपण मैदान इनको कहा जाता है। तो रचनात्मक मैदान में क्या होता है कि पटल विरूपण बल, रचनात्मक मैदान की हम बात करें तो पटल विरूपण बल जो लगता है, अगर आप इंडोजेनेटिक फोर्स वाला वीडियो देखे होंगे, अंतर्जात बल में एक पटल विरूपण बल होता है। तो पटल विरूपण बल में महादेशीय संचलन के कारण भूतल का उत्थान या अवतलन, ये स्थिति होगी, या सागर से स्थल खंड का निर्गमन या निमज्जन की क्रिया के कारण। रचनात्मक मैदान का फॉर्मेशन जो होता है, आप पटल विरूपण बल होता है, अंतर्जात बल में आता है पटल विरूपण बल, जिसमें कि 2 बल होते हैं, एक आकस्मिक संचलन होता है और दूसरा पर्वत निर्माणकारी। रचनात्मक मैदान का फॉर्मेशन जो होता है जिसमें पटल विरूपण बल होते हैं। अगर आप अंतर्जात बल वाला वीडियो, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स वाला आपने वीडियो देखा होगा, तो पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है अंतर्जात बल कहा जाता है। तो अंतर्जात बल या तो आकस्मिक संचलन होगा या पटल विरूपण बल होगा, 2 तरह के हो गए। पटल विरूपण बल में भी एक महादेशीय संचलन होता है और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल होता है। तो महादेशीय संचलन में भी 2 तरीके के फोर्स लगते हैं, या तो वो वर्टिकल लगेगा, पहले तो महादेशीय संचलन में वर्टिकल फोर्स लगेगा और पर्वत निर्माणकारी बल में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। तो महादेशीय संचलन हो रहा है तो जाहिर है कि उसमें वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा, लंबवत संचलन हो रहा होगा। तो लंबवत संचलन से क्या होगा, या तो भूतल ऊपर जाएगा या तो भूतल नीचे की ओर जाएगा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि रचनात्मक मैदान का निर्माण जो है वो पटल विरूपण बल के महादेशीय संचलन द्वारा भूतल का उत्थान या अवतलन या सागर से स्थल खंड का निर्गमन या निमज्जन, ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस है। अगर सागर से स्थल खंड या तो ऊपर की ओर आ रहे हैं या तो नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर उसमें निक्षेपण जब हो जाए तो इस क्रिया में रचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। और इसमें भी जो ये दोनों क्रिया है, इसमें भी जो है अधिमहाद्वीपीय सागर के भूतल का निमज्जन, ये क्रिया ज्यादा होती है। महादेशीय संचलन आपको समझ में आ गया होगा कि पटल विरूपण बल
में दो तरीके के फोर्स होते हैं। एक महादेशीय संचलन होता है, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल होता है। महादेशीय संचलन में लंबवत फोर्स काम करता है, वर्टिकल फोर्स काम करता है। तो जब वर्टिकल फोर्स काम कर रहा होगा तो या तो जमीन ऊपर जाएगा या तो जमीन नीचे जाएगा। जो पर्वत निर्माणकारी बल है, यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं है। जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करता है। यहाँ तो भूमि एक दूसरे से दूर जाएगी या तो भूमि एक दूसरे के करीब आएगी। तो ये चीज है। महादेशीय संचलन समझ में आ गया होगा। भूतल का महादेशीय संचलन द्वारा भूतल का उत्थान या अवतरण, या सागर से स्थलखंड का, सागर के नीचे जो स्थलखंड है वो अगर ऊपर उड़ जाए या वो नीचे चले जाए फिर निक्षेपण हो, तो इन दोनों क्रियाओं से मैदान का निर्माण होता है, जिसमें अधिमहाद्वीपीय सागर। अब अधिमहाद्वीपीय सागर क्या होता है? एपीकॉन्टिनेंटल सी। अधिमहाद्वीपीय सागर उन सागर को कहा जाता है जिनके आसपास भूमि होती है या द्वीप होते हैं, देश होते हैं, उनको कहा जाता है। जैसे अभी भूमध्य सागर को आप ले ले तो भूमध्य सागर या ब्लैक सी, ये सब अधिमहाद्वीपीय सागर कहलाएंगे। ये रचनात्मक मैदान का निर्माण इनके द्वारा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट प्लेन। अमेरिका का ग्रेट प्लेन रचनात्मक मैदान में आता है। अगर आप अमेरिका के मैप को देखें, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का अगर अमेरिका का मैदान है, ये कनाडा का पार्ट हो गया, ये मैक्सिको का हिस्सा है। तो अमेरिका के बीचों बीच ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ग्रेट प्लेन के पश्चिम में रॉकी पर्वत है, पूर्व में लो लेलैंड एरिया है, उत्तर में कनाडा है, दक्षिण में मैक्सिको है। तो ये देखा गया है कि जो जहाँ पे ग्रेट प्लेन है वहाँ पे क्रिटेशियस सागर था और नदियों के द्वारा निक्षेपण होता गया है और बाद में महादेशीय संचलन के कारण भूमि ऊपर आ गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन का है वो फॉर्मेशन हुआ है। अब ये तो एग्जाम्पल था अधिमहाद्वीपीय सागर के भूतल का निमज्जन। रचनात्मक मैदान में एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जो तट का एरिया है, तट का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाए। तो अटलांटिक तट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पे जो भूतल का निर्माण हुआ है, यहाँ का जो मैदान का निर्माण हुआ है वो स्थल खंड के ऊपर आने से हुआ है। वहाँ का स्थल खंड ऊपर आया है और नदी के द्वारा निक्षेपण होता चला गया, जिससे कि अटलांटिक तट का निर्माण हुआ। भारत में हम देखें, रचनात्मक मैदान की बात करें, पटल विरूपण मैदान की बात करें, तो भारत में जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का जो निर्माण हुआ है वो अवतलन एवं निक्षेपण के कारण हुआ है। भूगर्भिक क्रिया के द्वारा जो प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये प्रायद्वीप का हिस्सा उत्तर पश्चिम की ओर उठ गया और ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे चला गया, अवतलन हुआ। और जब नीचे जाने के बाद नदियों द्वारा जो अपरदित पदार्थ थे उनका निक्षेपण होता चला गया और यहाँ का मैदान का जो पूर्वी तट का मैदान है, उत्तरी सरकार तट या कोरोमंडल तट, इनका फॉर्मेशन होता है अवतलन और निक्षेपण के द्वारा। तो ये रचनात्मक मैदान
में आते हैं रचनात्मक मैदान, जैसे ग्रेट प्लेन हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, अटलांटिक तट हो गया, और भारत का जो पूर्वी तट है वो अवतलन और निक्षेपण के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो रचनात्मक मैदान थे। और हम अगर दूसरे मैदान की बात करें तो दूसरा मैदान होता है अपर्दन। अगर हम दूसरे मैदान की बात करें तो दूसरा मैदान अपर्दन के द्वारा बनता है, अपर्दनात्मक मैदान कहा जाता है। अपर्दनात्मक मैदान का पहला संप्राय मैदान आता है, पेनी प्लेन जिसको कहा जाता है। संप्राय मैदान क्या होता है कि नदियां जो होती हैं, नदियां अपर्दन चक्र के जब अंतिम अवस्था में पहुंचती हैं तो वहां वो ऊंचे ऊंचे खंडों को पर्वत पहाड़ को काट करके अपने आधार तल को प्राप्त करती हैं और पेनी प्लेन का फॉर्मेशन निर्माण होता है, जिसको संप्राय मैदान भी कहते हैं। और इस मैदान में टीले पाए जाते हैं। इन टीलों को मेनार्डनॉक कहा जाता है, जो कि अमेरिका के एक पहाड़ है, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। दूसरा है, अच्छा संप्राय मैदान में आप देखें तो मिसिसिपी कहते हैं। संप्राय मैदान की बात करें तो पेरिस बेसिन हो गया, ये संप्राय मैदान है। भारत में अरावली का क्षेत्र है, ये संप्राय मैदान का उदाहरण हो जाता है। हिमानी मैदान की बात करें, हिमानी मैदान हिमानी के द्वारा जो अपर्दन होता है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के द्वारा वो वहाँ का हिस्सा सपाट हो जाता है, उसको हिमानी मैदान कहते हैं। लद्दाख का मैदान हिमानी मैदान का एग्जाम्पल हो गया। फिनलैंड और स्वीडन में हिमानी मैदान पाए जाते हैं। तीसरा है पवन द्वारा निर्मित मैदान। तो पवन द्वारा निर्मित मैदान की हम बात करें तो होता क्या है कि मरुस्थल वाले क्षेत्र में अपक्षय के द्वारा जो वहाँ चट्टानें पाई जाती हैं, उनका अपक्षय के द्वारा विखंडन होता है, वो कमजोर पड़ जाती हैं। और जब वो कमजोर पड़ जाती हैं तो पवन उसको उड़ा के दूसरी जगह पे ले जाती है। और ये क्रिया जब हमेशा चलती रहे तो जो चट्टान है वो चट्टान एकदम सपाट हो जाता है, जो कि मैदान के रूप में, जिसका मैदान की तरह वो प्रतीत होता है। तो मरुस्थल में चट्टानें पाई जाती हैं, वो चट्टानें अपक्षय के द्वारा उनका विखंडन होता है, चट्टानें कमजोर पड़ती हैं, फिर वायु के द्वारा उन जो कमजोर परत है उनको उड़ा के दूसरे जगह ले जाया जाता है। और ये क्रिया जब अक्सर चलती रहती है तो वो चट्टानें धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, सपाट हो जाती हैं, और तब जो मैदान का फॉर्मेशन होता है उस मैदान को हमादा रेक सेरिर कहा जाता है। अच्छा, पवन द्वारा ये जो मैदानें बनती हैं इसमें वायु का योग, मरुस्थल में जो मैदान बनती है उसमें वायु का योगदान होता है, और मरुस्थल में जल के द्वारा भी अपर्दन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल के द्वारा जो अवतलन नीचे का क्षेत्र होता है, अवतलन द्वारा उसको सपाट कर दिया जाता है, उससे जो मैदान बनते हैं उसको पेडी प्लेन कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है, पेडी प्लेन का जो फॉर्मेशन होगा वो मरुस्थल में जल के द्वारा होता है, और हमादा रेक सेरिर ये सब जो फॉर्मेशन होता है इनका, ये पवन के द्वारा इनका निर्माण होता है। संप्राय हिमालय पवन। और चौथा है कास्ट का मैदान।
ये मैदान जो होता है वो चूना पत्थर वाले क्षेत्र होते हैं। चूना पत्थर वाले क्षेत्र में जल के द्वारा अपरदन और घुलनशील की क्रिया होती है, जिससे कि कार्स्ट मैदान का निर्माण होता है। चूना पत्थर का क्षेत्र होगा, सीधी सी बात है, और वहां पे अपरदन हो रहा हो और घुलनशील की क्रिया होगी जल के द्वारा, तो कार्स्ट मैदान का निर्माण होगा। भारत में चित्रकूट, रामगढ़, अल्मोड़ा ये कार्स्ट के मैदान हो गए। अमेरिका में फ्लोरिडा का मैदान है। यूगोस्लावाकिया का एड्रियाटिक तट है। यूगोस्लावाकिया हालांकि उसका वो अलग अलग देशों में बट गया है, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इन सब देशों में बट गया है। इटली के ऊपर एड्रियाटिक सागर है, और एड्रियाटिक सागर के उत्तर में आप देखेंगे तो यूगोस्लाविया देश था, जो अलग अलग अब देशों में डिवाइड हो गया है। फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में कासिस का मैदान है, तो ये कास्ट का मैदान कहा जाता है इनको। तीसरा जो रचना के आधार पर होता है उसको वो निक्षेपण के द्वारा होता है, निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। इसमें तो पहला आ जाएगा जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ मैदान का निर्माण जो है वो नदी के द्वारा होता है। नदी पर्वतीय क्षेत्रों से जब मलबों को लाती है और दूसरी जगह पे जमा करती जाती है। निक्षेपण का मतलब ही हुआ एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रखना। तो जब ऐसा होता है तो नदी के द्वारा जो बनता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। जलोढ़ मैदान के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक तो गिरिपाद जलोढ़ मैदान है, ये पहाड़ के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा। जैसे भारत की हम बात करें, भारत में भावर और तराई का जो मैदान है वो गिरिपाद जलोढ़ मैदान में आ जाता है। दूसरा है आपका बाढ़ का मैदान। जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो फिर पानी उसका चारों तरफ फैलता है, और जब जो मिट्टी छोड़ के जाती है वो बाढ़ का मैदान बनता है। तीसरा है आपका डेल्टा। डेल्टा जब नदियां समंदर में या झीलों में गिरती हैं तो एक त्रिकोण आकार की आकृति का रचना करती हैं, जिसको कि डेल्टा का मैदान कहा जाता है। डेल्टा का मैदान बंगाल में देखें तो बंगाल में जो डेल्टा का मैदान है उसका ऊपर उठा हुआ भाग, ऊंचा भाग जो होता है उसको चार कहा जाता है, और डेल्टा का जो निचला हिस्सा होता है, जो भाग नीचे होता है, उसको बिल कहा जाता है। तो एक तो जलोढ़ मैदान हो गया। दूसरा है अपोढ़ मैदान। अपोढ़ मैदान हिमानी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। नदियां जो बर्फ है वो मलबों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो अपोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तीसरा है झील का मैदान। झील का मैदान का निर्माण 2 तरीके से होता है। पहले तो इसमें नदियां मलबों को गिराती है और उसके बाद फिर पटल विरूपण बल लगता है, जिससे हिस्सा जो निक्षेपित हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, वो झील का मैदान बनता है। चौथा है लावा का मैदान। लावा का मैदान ज्वालामुखी द्वारा जो दरारी उद्भेदन होता है, उस दरारी उद्भेदन के कारण लावा मैदान का फॉर्मेशन होता है। भारत में दक्कन का जो पठार है वो लावा मैदान का एग्जाम्पल हो गया। पांचवा है आपका लोयस। लोयस मरुस्थल भाग में जो बालू है, रेत है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा करके पवन के द्वारा वो बालू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और लोयस का निर्माण होता है। चीन की सिनसी प्रांत में ये लोयस के मैदान मिलते हैं। और तो ये 5 तरीके के मैदान हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।